Hello everyone, my name is Jyoti Rana and I am assistant professor in St. Andrews Institute of Technology and Management. So today we are going to study about the circuit breaker, ratings of circuit breaker and theory of arc interruption. सबसे पहले सर्किट ब्रेकर के बारे में पढ़ते हैं कि सर्किट ब्रेकर क्या है। सर्किट ब्रेकर एक मेरा प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है पावर सिस्टम में। जब भी मेरे पावर सिस्टम में कोई फॉल्ट अकर होता है तो हमें ज़रूरी होता है कि हम उस फॉल्टी पार्ट को अपने हेल्दी पार्ट से आइसोलेट कर सकें। सो दिस फंक्शन इज़ परफॉर्म्ड बाय द सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर को हम मैनुअली भी ऑपरेट कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली ऑपरेट कर सकते हैं अंडर नो लोड कंडीशन, फुल लोड कंडीशन और शॉर्ट सर्किट कंडीशंस में। अर्लियर डेज में हम फ्यूज़ यूज़ करते थे प्रोटेक्टिव सिस्टम में, बट फ्यूज़ शॉर्ट सर्किट कंडीशंस में काम नहीं करते थे, इसलिए हम लोगों ने सर्किट ब्रेकर्स को यूज़ करना स्टार्ट किया। द मेन डिफरेंस क्या है फ्यूज़ इन सर्किट ब्रेकर में, दैट अंडर फॉल्ट कंडीशन द फ्यूज़ मेल्ट। जब कंडीशन होती है तो मेरा फ्यूज़ मेल्ट हो जाता है और उसको हमें रिप्लेस करना पड़ता है, जबकि सर्किट ब्रेकर मेल्ट ही नहीं होता है, वो क्लोज या फिर ब्रेक कर देता है सर्किट को विदाउट एनी रिप्लेसमेंट। ठीक है, तो सर्किट ब्रेकर क्या है कि सर्किट ब्रेकर मेरी एक प्रोटेक्टिव डिवाइस है जो मेरे हेल्दी पार्ट को मेरे फॉल्टी पार्ट से आइसोलेट करती है। इसको मैं मैनुअली या फिर ऑटोमेटिकली दोनों ऑपरेशंस में यूज़ कर सकती हूँ अंडर नो लोड, फुल लोड एंड शॉर्ट सर्किट कंडीशंस में। अर्लियर टाइम पे हम लोग फ्यूज़ यूज़ करते थे, बट शॉर्ट सर्किट कंडीशन के या फॉल्ट कंडीशन के टाइम पे क्या होता था कि मेरा शॉर्ट सर्किट मेल्ट हो जाता था, जिसकी वजह से कि मुझे उसको रिप्लेस करना पड़ता था। बट शॉर्ट सर्किट ब्रेकर क्या होता है कि मेरा वो मेल्ट नहीं होता है, वो मेरे हेल्दी पार्ट को फॉल्टी पार्ट से आइसोलेट कर देता है और उसमें मुझे कुछ भी उसको रिप्लेस नहीं करना पड़ता। अब सर्किट ब्रेकर की रिक्वायरमेंट क्या है? द नॉर्मल वर्किंग करंट एंड द शॉर्ट सर्किट करंट मस्ट बी सेफली इंटरप्टेड बाय द सर्किट ब्रेकर. The faulty section of the system must be isolated by the circuit breaker as quickly as the keeping minimum delay. It should not operate with the flow of overcurrent during healthy condition. The faulty circuit must be isolated with affecting the healthy one, without affecting the healthy one. So इन सब requirements के लिए मुझे अपने circuit breaker को use करना पड़ता है। अब circuit breaker का basic action क्या है? सर्किट ब्रेकर में मेरे दो कॉन्टैक्ट्स होते हैं, एक मेरा फिक्स कॉन्टैक्ट होता है और एक मेरा मूविंग कॉन्टैक्ट होता है, और उसके साथ में मैं एक हैंडल अटैच करती हूँ एट द एंड ऑफ द मूविंग कॉन्टैक्ट। इट कैन बी ऑपरेटेड मैनुअली और ऑपरेटेड। जो मैं हैंडल अटैच करती हूँ अपने मूविंग कॉन्टैक्ट से, उसको मैं मैनुअली भी ऑपरेट कर सकती हूँ और ऑटोमेटिकली भी ऑपरेट कर सकती हूँ। ऑटोमेटिक ऑपरेशन नीड्स अ सेपरेट मैकेनिज्म विच कंसिस्ट ऑफ अ ट्रिप कॉइल। अब अगर मुझे अपने सर्किट ब्रेकर को ऑटोमेटिकली ऑपरेट कराना है तो उसके लिए मुझे एक सेपरेट मैकेनिज्म की ज़रूरत होती है जिसको हम बोलते हैं ट्रिप कॉइल। जो ट्रिप कॉइल होती है वो मेरी एनर्जाइज्ड होती है बाय द सेकेंडरी ऑफ द करंट ट्रांसफॉर्मर। जो मेरी ट्रिप कॉइल है वो मेरी एनर्जाइज्ड होती है बाय द सेकेंडरी ऑफ द करंट ट्रांसफॉर्मर। द टर्मिनल्स ऑफ द सर्किट ब्रेकर आर ब्रॉट नियर टू द पावर सप्लाई। सो अंडर नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, द ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन द सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ द ट्रांसफॉर्मर इज इनसफिशिएंट टू एनर्जाइज द ट्रिप कॉइल कम्प्लीटली फॉर इट्स ऑपरेशन। सो नॉर्मल कंडीशन में जो मेरी ईएमएफ प्रोड्यूस होती है मेरी सेकेंडरी वाइंडिंग करंट ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग से, सो वो इनसफिशिएंट होती है कि वो उस ट्रिप कॉइल को एनर्जाइज कर सके। तो जो मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं, मेरे सर्किट ब्रेकर के जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो क्लोज्ड पोजीशन में होते हैं कैरिंग द नॉर्मल वर्किंग करंट। सो द कॉन्टैक्ट्स कैन बी ओपन्ड मैनुअली ऑल्सो बाय द हैंडल्स। अब क्या था, अब मेरी नॉर्मल कंडीशन थी तो जो मेरी ईएमएफ प्रोड्यूस हो रही थी सेकेंडरी वाइंडिंग से करंट ट्रांसफॉर्मर के, वो इनसफिशिएंट थी ट्रिप कॉइल को एनर्जाइज करने के लिए। तो इस कंडीशन में जो मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं वो क्लोज रहेंगे और जो मेरा सर्किट ब्रेकर के थ्रू जो मेरा करंट है वो नॉर्मल करंट फ्लो करेगा। बट एबनॉर्मल या फिर फॉल्टी कंडीशन में क्या होगा कि हाई करंट इन द प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ द करंट ट्रांसफॉर्मर induces sufficient high EMF in the secondary winding so that the trip coil is energized। अब ये क्या है कि जब अब नॉर्मल या फिर फॉल्ट कंडीशन मेरी अकर होगी ट्रांसफॉर्मर में, सो प्राइमरी वाइंडिंग में हाई प्राइमरी करंट फ्लो करेगा जो कि मेरा सफिशिएंट होगा हाई ईएमएफ प्रोड्यूस करने के लिए मेरी सेकेंडरी वाइंडिंग में, जिसकी वजह से कि मेरा ट्रिप कॉइल जो है वो एनर्जाइज्ड हो जाएगी। दिस विल स्टार्ट ओपनिंग मोशंस ऑफ द कॉन्टैक्ट। अब इसकी वजह से क्या होगा, जब मेरी ट्रिप कॉइल एनर्जाइज हो जाएगी तो वो मेरे कॉन्टैक्ट्स को ओपन करना स्टार्ट कर देगी।
This action will not be instantaneous as there is a time lag between the energization of the trip coil and the actual opening of the contacts. अब ये जो ऑपरेशन होता है कि कॉन्टैक्ट्स जो ओपन होंगे ट्रिप कॉइल के एनर्जाइज होने के बाद में, ये इंस्टेंट नहीं होते हैं, ये एकदम से नहीं होता है, उसके बीच में कुछ टाइम डिफरेंस होता है कि जब मेरी जो ट्रिप कॉइल है वो एनर्जाइज होगी उसके बाद में वो कुछ टाइम लेती है मेरे कॉन्टैक्ट्स को ओपन करने के लिए. द कॉन्टैक्ट्स आर मूव टूवर्ड्स राइट अवे फ्रॉम द फिक्स्ड कॉन्टैक्ट. अब वो जो मेरे मूविंग कॉन्टैक्ट है वो मेरे फिक्स कॉन्टैक्ट्स के राइट में ओपन होते हैं. The production of the arc delay, the current interruption and in addition to this produce large current of heat which may damage the system of the breaker. अब जब मेरे contacts open होते हैं तो उसमें एक arc produce होती है, ठीक है. The separation of the contacts will not lead to breaking or interruption of circuit as an arc is struck between the contacts. So the production of the arc delays the current interruption and in addition to this it produces large amount of heat which may damage the system or the breaker. अब जब मेरे ये क्या है कि जब मेरे contacts ने open होना start हुआ so उसकी में एक arc produce हो जाएगी. अब वो arc क्या काम करती है कि वो arc produce होने के बाद में वो जो करंट इंटरप्ट होता है उसको करंट इंटरप्शन को रोक देती है, करंट की वैल्यू को वो और ज़्यादा हाई कर देती है और लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करती है जिसकी वजह से जो मेरा सिस्टम है वो डैमेज हो जाता है. दस इट बिकम्स नेसेसरी टू एक्सटिंग्विश द आर्क एज अर्ली एज पॉसिबल विदाउट द मिनिमम डिले. सो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम उस आर्क को जल्दी से जल्दी एक्सटेंड कर सकें मिनिमम टाइम में सो दैट द हीट्स प्रोड्यूस्ड विल बी लाई विद इन द अलाउेबल लिमिट. सो जो उसमें हीट प्रोड्यूस हो वो एक मिनिमम लिमिट के अंदर ही प्रोड्यूस हो. दिस विल इंश्योर द मैकेनिकल स्ट्रेसेस प्रोड्यूस्ड ऑन द पार्ट्स ऑफ द सर्किट ब्रेकर आर लेस. The time interval which is passed in between the energization of the trip coil to the instant to contact separation is called opening time. अब जो टाइम इंटरवल होता है कि मेरी जो ट्रिप कॉइल एनर्जाइज हुई और उसके बाद में जो मेरे कॉन्टैक्ट्स ओपन हुए सो उस बीच में जो मेरा टाइम इंटरवल होता है उसको हम बोलते हैं ओपनिंग टाइम एंड इट इज़ डिपेंडेंट ऑन द फॉल्ट करंट लेवल. और ये जो टाइम डिपेंड होता है ये मेरा होता है फॉल्ट करंट लेवल पे कि मेरे फॉल्ट करंट की क्या वैल्यू है और वो किस रेट से इंक्रीज़ हो रहा है. The time interval from the contact separation to the arc to the extension of arc is called arching time. अब जो मेरा टाइम इंटरवल होता है कि मेरे जो कॉन्टैक्ट सेपरेट हो रहे हैं, मेरे कॉन्टैक्ट ओपन्स हो रहे हैं टू द मेरी उसके बाद में जब कॉन्टैक्ट्स ओपन होने स्टार्ट हुए तो उसमें मेरी आर्क प्रोड्यूस हुई. आर्क प्रोड्यूस होने के बाद में जब तक वो आर्क ख़त्म नहीं हो जाती है, एक्सटेंड नहीं हो जाती है, सो जो वो मेरा टाइम डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं आर्चिंग टाइम. इट डिपेंड्स नॉट ओनली द फॉल्ट करंट but also on the availability of voltage for maintenance of arc and mechanism used for extension of arc. अब ये जब मेरे contacts open हुए, ठीक है, और arc produce हुई, सो जो मेरी ये arc है, जो ये मेरी आर्क है ये मेरी सिर्फ फॉल्ट करंट पे डिपेंड नहीं करती है बट इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ वोल्टेज फॉर मेंटेनेंस ऑफ आर्क. तो जो वहाँ पे वोल्टेज थी वो उस पर भी डिपेंड करती है और साथ में मैकेनिज़्म यूज फॉर, और हम वहाँ पे क्या मैकेनिज़्म यूज़ कर रहे हैं मेरी फॉर द एक्सटेंशन ऑफ आर्क के लिए. अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जब मेरे कॉन्टैक्ट्स ओपन होते हैं तो उसमें एक आर्क प्रोड्यूस होती है. वो आर्क कैसे प्रोड्यूस होती है कि अंडर फॉल्ट कंडीशन हैवी करंट फ्लो करता है थ्रू द कॉन्टैक्ट्स ऑफ द सर्किट ब्रेकर बिफोर दे ओपनड. सो एज सून एज कॉन्टैक्ट स्टार्ट सेपरेटिंग द एरिया ऑफ द कॉन्टैक्ट डिक्रीजेज. जैसे जैसे कॉन्टैक्ट्स ओपन होंगे तो उनके बीच का जो एरिया है वो डिक्रीज़ होगा जिसकी वजह से जो मेरी करंट डेंसिटी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी और करंट डेंसिटी इंक्रीज़ होने की वजह से जो मेरा टेम्परेचर है वो भी मेरा क्या होगा एकदम से राइज़ हो जाएगा. सो जो मेरा मीडियम होता है मेरे सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट्स के बीच में वो मेरा ऑयल हो सकता है या फिर मेरी एयर हो सकती है. वो डिपेंड करता है कि मैं किस टाइप का सर्किट ब्रेकर यूज़ कर रही हूँ. जैसे अगर मैं ऑयल सर्किट ब्रेकर यूज़ कर रही हूँ तो बीच में ऑयल होगा. अगर मैं एयर ब्लास्ट या फिर वैक्यूम सर्किट ब्रेकर यूज़ कर रही हूँ तो जो कॉन्टैक्ट्स के बीच में मेरा मीडियम है वो मेरी एयर या फिर एयर होगा या वैक्यूम होगी. So the heat which is produced in the medium is sufficient enough to ionize air or oil which will act as an conductor. अब ये क्या है कि जब मेरे कॉन्टैक्ट्स ने एक ओपन होना स्टार्ट हुआ सो उसके बीच में जो मीडियम था वो मेरा सफिशेंट, वो जो मेरा मीडियम है वो करंट कैरिंग कंडक्टर है. सो वो सफिशेंट इनफ है मेरी एयर या फिर ऑयल को आयनाइज करने के लिए विच वर्क एज एन कंडक्टर, जिसकी वजह से कि मेरे दोनों कॉन्टैक्ट्स के बीच में एक आर्क स्ट्रक हो जाती है. द पी डी बिटवीन द कॉन्टैक्ट्स इज सफिशेंट टू मेंटेन द आर्क.
अब जो उसमें जो डिफरेंस है, जो मेरे दो कॉन्टेक्ट्स के बीच में डिफरेंस है, वो मेरा सफिशिएंट है उस आर्क को मेंटेन करके रखने के लिए। सो एज लॉन्ग एज द आर्क इज रिमेनिंग बिटवीन द कॉन्टेक्ट्स, द सर्किट इज सेड टू बी अनइंटरप्टेड। अब जिस टाइम तक मेरे कॉन्टेक्ट्स के बीच में आर्क रहेगी, उस टाइम तक सर्किट को हम अनइंटरप्ट नहीं कर सकते, मतलब उस टाइम तक हम सर्किट को इंटरप्ट नहीं कर सकते, वो अनइंटरप्टेड ही रहेगा। अब जो मेरी आर्क है वो मेरी किस चीज़ों पे डिपेंड करती है? डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। डिग्री ऑफ आयनाइजेशन क्या है? इफ़ देयर आर लेस नंबर ऑफ आयनाइज्ड पार्टिकल्स बिटवीन द कॉन्टेक्ट्स देन द आर्क रेजिस्टेंस इंक्रीजेज। अब क्या है? द करंट फ्लोइंग बिटवीन द कॉन्टेक्ट्स डिपेंड ऑन द आर्क रेजिस्टेंस। अब जो कॉन्टेक्ट्स के बीच में जो करंट फ्लो कर रहा है वो मेरा डिपेंड करेगा आर्क रेजिस्टेंस में। विद द इंक्रीज इन आर्क रेजिस्टेंस द करंट फ्लोइंग विद बी स्मॉलर। अगर आर्क रेजिस्टेंस की वैल्यू मेरी हाई होगी, रेजिस्टेंस की वजह से मेरे करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? स्मॉल हो जाएगी। और अगर आर्क रेजिस्टेंस हाई होगी तो मेरी आर्क जल्दी से इंटरप्ट होगी, क्योंकि अगर आर्क रेजिस्टेंस हाई होगी तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो जाएगी, उसके बीच में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा और जो मेरी आर्क है वो इंटरप्ट हो जाएगी और मेरे सर्किट ब्रेकर्स प्रॉपरली ओपन हो जाएंगे। अब ये आर्क रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करती है? डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। डिग्री ऑफ आयनाइजेशन क्या है कि मेरे सर्किट ब्रेकर के बीच में, मेरे कॉन्टेक्ट्स के बीच में नंबर ऑफ आयंस अगर कम होंगे तो आर्क रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। आर्क रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी तो करंट जल्दी डिक्रीज होगा। देन वी हैव लेंथ ऑफ आर्क। द आर्क रेजिस्टेंस इज अ फंक्शन ऑफ लेंथ ऑफ आर्क विच इज़ नथिंग बट सेपरेशन बिटवीन द कॉन्टैक्ट। मोर द लेंथ मोर द आर्क रेजिस्टेंस। अगर आर्क की लेंथ ज़्यादा होगी तो आर्क रेजिस्टेंस भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। क्रॉस सेक्शन ऑफ आर्क। इफ़ द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ आर्क इज लेस देन द आर्क रेजिस्टेंस इज लार्ज। अगर आर्क का क्रॉस सेक्शन एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगी? ज़्यादा होगी। सो आई होप आप लोगों को सर्किट ब्रेकर की वर्किंग समझ में आई होगी। सर्किट ब्रेकर क्या है कि मेरी एक प्रोटेक्टिव डिवाइस है जिसको मैं पावर सिस्टम में यूज़ करती हूँ हेल्दी और आइसोलेटेड पार्ट्स को अलग अलग करने के लिए। ये मेरा मैनुअल भी हो सकता है, ऑटोमेटिक भी हो सकता है। अब ये कैसे काम करता है कि इसमें मेरे दो कॉन्टैक्ट्स होते हैं, एक मूविंग और एक फिक्स कॉन्टैक्ट। मूविंग कॉन्टैक्ट के साथ में मैं एक हैंडल को यूज़ करती हूँ जिसको मैं मैनुअली या फिर ऑटोमेटिकली भी ऑपरेट कर सकती हूँ। ऑटोमेटिकली ऑपरेट करने के लिए वहाँ पे मैं एक ट्रिप कॉइल यूज़ करती हूँ। जो मेरी ट्रिप कॉइल है वो मेरी एनर्जाइज्ड होती है, वहाँ पे मैं एक करंट ट्रांसफार्मर यूज़ करती हूँ उसकी सेकेंडरी वाइंडिंग से। तो जो मेरी नॉर्मल कंडीशन होती है, नॉर्मल कंडीशन में जब मेरा करंट फ्लो करता है तो वो मेरा इतना सफिशिएंट नहीं होता कि वो मेरी सेकेंडरी वाइंडिंग में इनफ ईएमएफ प्रोड्यूस कर सके जिसकी वजह से मेरी ट्रिप कॉइल एनर्जाइज हो जाए। लेकिन फॉल्ट कंडीशन में या एबनॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि मेरे ट्रांसफार्मर में हाई करंट फ्लो करता है जिसकी वजह से प्राइमरी वाइंडिंग में हाई करंट फ्लो करेगा और वो इनफ ईएमएफ प्रोड्यूस करेगी सेकेंडरी वाइंडिंग में, जिसकी वजह से जो मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं वो ओपन हो जाते हैं। मतलब मेरी जो ट्रिप कॉइल है वो एनर्जाइज हो जाती है और वो मेरे कॉन्टैक्ट्स को फोर्स करती है ओपन करने के लिए। अब जब मेरे कॉन्टैक्ट्स ओपन होना स्टार्ट होते हैं तो उसके बीच में एक आर्क स्ट्रक हो जाती है। आर्क स्ट्रक होने की वजह से क्या है कि वो मेरे करंट इंटरप्शन को रोक देती है, ठीक है। और करंट इंटरप्शन को रोकने की वजह से वहाँ पे सिस्टम में हीट ज़्यादा रिलीज़ हो जाती है जो मेरे सिस्टम को ब्रेक कर सकता है। अब ये आर्क कैसे प्रोड्यूस होती है कि जब मेरे कॉन्टैक्ट्स ओपन होना स्टार्ट होते हैं तो उनके बीच में जो मीडियम होता है वो मीडियम डिपेंड करता है कि मैं किस टाइप का सर्किट ब्रेकर यूज़ कर रही हूँ। मान लो मैं ऑयल सर्किट ब्रेकर यूज़ कर रही हूँ तो ऑयल सर्किट ब्रेकर में क्या होगा कि जब मेरे कॉन्टैक्ट्स ओपन हो रहे होंगे तो कॉन्टैक्ट्स के बीच में जो मेरा मीडियम होगा वो मेरा ऑयल होगा। तो जब मेरे कॉन्टैक्ट्स ओपन होंगे तो उसकी बीच में जो आयनाइज पार्टिकल्स होंगे वो उस ऑयल के साथ में एज अ करंट कैरिंग कंडक्टर काम करेंगे और उस ऑयल के साथ में वो मिक्सअप होके आयंस मेरे उसके साथ में मिक्स करके एक आर्क को स्ट्रक करेंगे। अब वो मेरी आर्क डिपेंड करती है, आर्क स्ट्रक होने के बाद में क्या होगा कि वो मेरी आर्क है वो इतनी सफिशिएंट होती है कि वो मेरे करंट को इंटरप्ट होने से रोक दे, मतलब मेरे करंट को अनइंटरप्ट वहाँ पे वो कर दे। अब आर्क किस पे डिपेंड करती है? आर्क मेरी डिपेंड करती है आर्क रेजिस्टेंस पे। अगर मेरी आर्क रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा है तो जो मेरा कॉन्टैक्ट्स ओपन होने के टाइम पे जो मेरा करंट फ्लो कर रहा है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। अगर करंट डिक्रीज़ हो जाएगा वहाँ पे कॉन्टैक्ट्स के ओपन होने के टाइम पे तो मेरी आर्क वहीं पे एक्सटेंड हो जाएगी। अगर आर्क रेजिस्टेंस की वैल्यू कम है
तो करंट ज़्यादा फ्लो करेगा, करंट ज़्यादा फ्लो करेगा तो जो मेरी आर्क है वो मेरे कॉन्टैक्ट्स के बीच में कंटिन्यू रहेगी और वो मेरे करंट को इंटरप्ट होने से रोकेगी और सिस्टम को डैमेज करेगी। अब आर्क इंटरप्शन किस किस पे डिपेंड करती है? डिग्री ऑफ आयनाइजेशन पे। अगर डिग्री ऑफ आयनाइजेशन क्या है? अगर नंबर ऑफ आयंस मेरे कम प्रेजेंट होंगे मेरे दो कॉन्टैक्ट्स के बीच में तो आर्क रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से मेरी आर्क जो है वो जल्दी से एक्सटेंड हो जाएगी। देन वी हैव लेंथ ऑफ आर्क एंड क्रॉस सेक्शन ऑफ आर्क। सो आई होप आप लोगों को सर्किट ब्रेकर की वर्किंग और कंस्ट्रक्शन समझ में आई होगी। So circuit breaker is a switching device that interrupts the abnormal or fault current. It is a mechanical device that disrupts the flow of high magnitude current. In the addition performs the function of a switch. The circuit breaker is mainly designed for closing or opening of an electrical circuit, thus protect the electrical circuit from damage. Working क्या है? Circuit breaker essentially consists of fixed and moving contacts. These contacts are touching each other and carrying the current under normal condition. When the circuit is closed, the circuit breaker is closed. The current carrying conductors called the electrodes engage each other under pressure of a spring. During the normal operating condition, the arms of the circuit breaker can be opened or closed for switching and maintenance of the system. To open the circuit breaker, only a pressure is required. Pressure is required to open and trigger the circuit breaker. नेक्स्ट वी हैव रेटिंग्स ऑफ सर्किट ब्रेकर। अब रेटिंग्स क्या है कि मेरा सर्किट ब्रेकर एक रेटेड वैल्यू पे काम करता है कि वो इतनी वोल्टेज के लिए हम वो सर्किट ब्रेकर इतनी रेटिंग का सर्किट ब्रेकर यूज़ करेंगे, लो वोल्टेज के लिए हम इतनी रेटिंग का सर्किट ब्रेकर या उसकी रेटेड करंट यूज़ करेंगे, उसकी फ्रिक्वेंसी क्या होगी। सो मेरे सर्किट ब्रेकर की कुछ रेटिंग्स होती हैं। रेटिंग्स क्या है? सबसे पहले रेटेड वोल्टेज। सो रेटेड वोल्टेज क्या है कि मेरे सर्किट ब्रेकर की दो रेटेड वोल्टेज होती हैं। एक रेटेड वोल्टेज होती है मैक्सिमम नॉमिनल सिस्टम वोल्टेज और मेरी दूसरी वोल्टेज होती है विच इज़ डिज़ाइन फॉर द मैक्सिमम डिज़ाइन वोल्टेज विच इंडिकेट द मैक्सिमम ऑपरेटिंग वोल्टेज विच शुड नॉट बी एक्सीड। सो रेटेड वोल्टेज होती है, सर्किट ब्रेकर एक रेटेड वोल्टेज पे काम करता है कि अगर मेरा सिस्टम इस वोल्टेज के अंडर काम कर रहा है तो मेरा सर्किट ब्रेकर वहाँ पे ऑपरेट कर सकता है। बट अगर जो मेरे सिस्टम की ही अगर डिज़ाइन वोल्टेज मेरे सर्किट ब्रेकर की रेटेड वोल्टेज से ज़्यादा है तो वहाँ पे मैं अपने सर्किट ब्रेकर को यूज़ नहीं कर सकती हूँ। तो सर्किट ब्रेकर की दो वोल्टेजेस होती हैं, एक उसकी मैक्सिमम वोल्टेज और एक उसकी डिज़ाइन वोल्टेज, तो वो उनके अकॉर्डिंग ही काम करता है। देन वी हैव करंट, रेटेड करंट। अब रेटेड करंट क्या है? द रेटेड करंट ऑफ द सर्किट ब्रेकर कैन बी चेक्ड बाय कैरिंग आउट द टेम्परेचर राइज। टेम्परेचर राइज करके हम अपने सर्किट ब्रेकर के करंट को चेक कर सकते हैं। द करंट कैरिंग पार्ट्स अलॉन्ग विद द कॉन्टैक्ट्स आर डिज़ाइन बेस्ड ऑन द टेम्परेचर राइज। तो इसमें जब हम अपने सर्किट ब्रेकर के करंट को डिज़ाइन करते हैं तो इट इज़ डिज़ाइंड अपॉन ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर राइज। Then we have rated frequency. The rated frequency of the circuit frequency is the frequency which is designed to operate. Standard frequency is 50 Hz. अब rated frequency क्या है कि मैं अपने सर्किट ब्रेकर को डिज़ाइन करती हूँ कि वो 50 Hz फ्रिक्वेंसी तक ही काम करेगा या 50 Hz फ्रिक्वेंसी पे ही काम करेगा। Then we have operating duty. The operating duty of a circuit breaker consists of prescribed number of unit operation at stated intervals. The operating sequence refers the opening and closing of the circuit breaker contacts. Operating duty क्या है कि डिपेंड करता है मेरा सर्किट ब्रेकर किस ड्यूटी पे, मतलब किस टाइम इंटरवल पर ओपन होना स्टार्ट होगा। द ऑपरेटिंग ड्यूटी ऑफ अ सर्किट ब्रेकर कंसिस्ट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड नंबर ऑफ यूनिट ऑपरेशंस एट स्टेटेड इंटरवल, कि वो कितने इंटरवल्स के बाद में ओपन होना स्टार्ट होगा। ब्रेकिंग करंट, ब्रेकिंग करंट क्या है? द टर्म एक्सप्रेस द हाईएस्ट नंबर ऑफ शॉर्ट सर्किट करंट दैट द ब्रेकर्स आर कैपेबल ऑफ ब्रेकिंग अंडर स्पेसिफाइड कंडीशन ऑफ ट्रांजिएंट रिकवरी। अब ब्रेकिंग करंट क्या है कि द टर्म्स एक्सप्रेस्ड एट द हाईएस्ट नंबर ऑफ शॉर्ट सर्किट करंट, कि कितने हाईएस्ट नंबर ऑफ शॉर्ट सर्किट करंट पे मेरा सर्किट ब्रेकर कैपेबल है टू वर्क अंडर स्पेसिफाइड कंडीशंस ऑफ ट्रांजिएंट रिकवरी वोल्टेज एंड पावर फ्रिक्वेंसी वोल्टेज। द ब्रेकिंग कैपेसिटी दो पार्ट्स में डिवाइड की हुई है, सिमेट्रिकल ब्रेकिंग कैपेसिटी एंड एसिमेट्रिकल ब्रेकिंग कैपेसिटी। देन वी हैव मेकिंग कैपेसिटी। मेकिंग कैपेसिटी क्या है? दिस इज ऑलवेज द पॉसिबिलिटी दैट द सर्किट ब्रेकर इज क्लोज अंडर शॉर्ट सर्किट कंडीशन, कि शॉर्ट सर्किट कंडीशन में मेरा जो सर्किट ब्रेकर है वो क्लोज कंडीशन में रहेगा। द मेकिंग कैपेसिटी ऑफ द सर्किट ब्रेकर इज इट्स एबिलिटी to withstand under effect of electromagnetic forces which are directly proportional to the square of the peak value of the making current of a circuit breaker.
Then we have short circuit current. The short circuit current of a circuit breaker is the RMS value of the current that a breaker can carry in a fully closed condition without damage for specified time interval under prescribed condition. शॉर्ट सर्किट करंट क्या है कि मेरा सर्किट ब्रेकर की एक रेटेड वैल्यू होगी कि किस शॉर्ट सर्किट पे ओपन होना स्टार्ट होगा और मेरे हेल्दी पार्ट को फॉल्टी सेक्शन से डिफर करेगा. सो ये सारी रेटिंग्स क्या है, ये सारी एक फिक्स्ड रेटिंग्स है कि मेरा सर्किट ब्रेकर इन कंडीशंस पे ही काम करेगा, इन कंडीशंस पे ही मेरा सर्किट ब्रेकर मेरे हेल्दी पार्ट को मेरे फॉल्टी पार्ट से आइसोलेट करेगा. सो ये मेरी कुछ रेटेड वैल्यूज़ है जिसमें मेरा रेटेड करंट, वोल्टेज, फ्रिक्वेंसी, ब्रेकिंग कॉन्टैक्ट, मेकिंग ड्यूटी, मेकिंग कैपेसिटी एंड शॉर्ट सर्किट करंट है, जो मेरा मतलब सर्किट ब्रेकर है वो इन रेटिंग्स पे काम करता है. मोड ऑफ आर्क इंटरप्शन मेथड. मेरे पास दो मेथड होते हैं आर्क को इंटरप्ट करने के, हाई रेजिस्टेंस एंड लो रेजिस्टेंस. हाई रेजिस्टेंस में क्या होता है कि हाई रेजिस्टेंस में हम आर्क रेजिस्टेंस की वैल्यू को इंक्रीज़ करते हैं टाइम के साथ में, जिसकी वजह से मेरे करंट की वैल्यू इनसफिशेंट हो जाती है कि वो आर्क को दोबारा से रीस्ट्राइक कर सकें. और हाई रेजिस्टेंस मेथड हम डीसी सर्किट ब्रेकर्स के लिए यूज़ करते हैं. देन वी हैव लो रेजिस्टेंस मेथड. लो रेजिस्टेंस मेथड को हम ज़ीरो करंट मेथड भी बोलते हैं, या फिर हम इसको बोलते हैं ज़ीरो करंट मेथड या फिर लो रेजिस्टेंस मेथड, और हम इसको एसी सर्किट ब्रेकर्स के लिए यूज़ करते हैं. इस मेथड में जो आर्क रेजिस्टेंस की वैल्यू है उसको लो रखा जाता है जब तक मेरे करंट की वैल्यू ज़ीरो ना हो जाए, और जब मेरा करंट की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है तो उस टाइम पे हम रीस्ट्रैकिंग वोल्टेज को प्रिवेंट करते हैं, जिसकी वजह से मेरी आर्क दोबारा से स्ट्रक ना हो सके. अब इसको जस्टिफाई करने के लिए दो थ्योरीज यूज़ की जाती हैं थ्योरी ऑफ आर्क इंटरप्शन. एक है, मेरी पहली थ्योरी का नाम है स्लेपियन थ्योरी. सो स्लेपियन थ्योरी क्या है कि ये डिस्क्राइब करती है प्रोसेस एज अ रेस बिटवीन द डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एंड रीस्ट्रैकिंग वोल्टेज. डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है कि मेरी इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एन इंसुलेटर, एंड रीस्ट्रैकिंग वोल्टेज है कि जब मेरा करंट ज़ीरो हो जाता है आर्किंग प्रोसेस में. तो हर करंट ज़ीरो होने के बाद में, जब भी मेरा करंट ज़ीरो होता है, मतलब जो मेरा फॉल्ट करंट कॉन्टैक्ट्स के बीच में जब ज़ीरो हो जाता है, स्टिल वहाँ पे कुछ आयंस प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, वो जो मतलब थोड़े से आयंस जब कॉन्टैक्ट्स के बीच में अगर मिनिमम अमाउंट में भी आयंस प्रेजेंट हैं, और अगर रीस्ट्रैकिंग वोल्टेज वहाँ पर प्रेजेंट है, तो रीस्ट्रैकिंग वोल्टेज की वजह से दोबारा एक करंट फ्लो करता है, और उस करंट की वजह से, उन आयंस की प्रेजेंस की वजह से मेरी आर्क दोबारा से स्ट्रक हो जाती है. ठीक है, सो दिस में कॉज आर्क टू स्ट्राइक अगेन बाय डेवलपिंग नेसेसरी रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज, एंड दिस वोल्टेज स्ट्रेस इज सफिशिएंट टू डिटैच इलेक्ट्रॉन्स आउट ऑफ देयर एटॉमिक ऑर्बिट्स विच रिलीज ग्रेट हीट. सो इस थ्योरी में क्या है कि पॉजिटिव आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स रिकम्बाइन टू फॉर्म न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स इज कंपेयर्ड विद द रेट ऑफ राइज ऑफ रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज. अब अगर क्या कंडीशन थी कि एक बार मेरा करंट ज़ीरो हो गया, बट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयंस बिटवीन द कॉन्टैक्ट्स, मेरी आर्क दोबारा से स्ट्राइक हो जाती है, क्योंकि रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज की वजह से मेरा करंट दोबारा से उसमें फ्लो कर जाता है, और उन आयंस के साथ में वो कंबाइन होकर मेरी आर्क प्रोड्यूस हो जाती है. अब एक मिनिमम टाइम है, अगर उस मिनिमम टाइम तक मेरी रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज ज़ीरो रहेगी तो मेरा करंट फ्लो नहीं करेगा, और मेरे कॉन्टैक्ट्स मतलब प्रॉपर वे में सेपरेट हो जाएंगे. सो इसमें क्या है कि इसमें ड्यू टू द रिकॉम्बिनेशन dielectric strength of gap gets recovered. So rate of recover of dielectric strength is compared with the rate of rise of restriking voltage. If the restriking voltage rises more rapidly than the dielectric stress, gap space breaks down and arc strikes again and persist. अगर रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज की वैल्यू मेरी डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से ज़्यादा होगी तो मेरी आर्क दोबारा से प्रोड्यूस हो जाएगी. आई होप स्लेपियन थ्योरी समझ में आई है. स्लेपियन थ्योरी में सिंपली क्या है कि मेरी आर्क, जब मेरा फॉल्ट करंट था, जो मेरा फॉल्ट करंट फ्लो कर रहा था फॉल्ट कंडीशन में, तो एक कंडीशन पे वो ज़ीरो हो जाएगा, बट ड्यू टू द रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज, जो मेरी रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज है उसकी वजह से, और जो मेरे आयंस मतलब जो मेरे थोड़े से आयंस प्रेजेंट रह जाएंगे कॉन्टैक्ट्स के बीच में, तो उसकी उन दोनों की प्रेजेंस की वजह से मेरा फॉल्ट करंट दोबारा से फ्लो करेगा, और उस फॉल्ट करंट, जब मेरा वो फॉल्ट करंट मेरे आयंस के साथ में कंबाइन करेगा तो मेरी आर्क दोबारा से स्ट्रक हो जाएगी. तो इसमें कंपैरिजन है बिटवीन द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ द इंसुलेटर एंड द रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज. अगर मेरी रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज की वैल्यू मेरी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से ज़्यादा है, अगर मेरी
रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज की वैल्यू मेरी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से ज़्यादा है तो मेरी आर्क दोबारा से प्रोड्यूस हो जाएगी और वो फिर परसिस्ट नहीं होगी। सो ये है स्लेपियन थ्योरी। तो इस मेथड को हम आर्क इंटरप्शन के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं कि अगर मेरी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की वैल्यू रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज से ज़्यादा है तो मैं अपनी आर्क को इंटरप्ट कर सकती हूँ। नेक्स्ट वी हैव एनर्जी बैलेंस थ्योरी इज गिवन बाय द केसी। केसी क्या कहता है? केसी सजेस्टेड दैट द री-एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द आर्क और इंटरप्शन ऑफ एन आर्क बोथ आर एनर्जी बैलेंस प्रोसेस। केसी कहता है कि जो आर्क प्रोड्यूस हो रही है या आर्क इंटरप्ट हो रही है वो बोथ एनर्जी बैलेंस प्रोसेस है। इफ़ द एनर्जी इनपुट टू एन आर्क कंटिन्यूज टू इंक्रीज, अगर जो आर्क को कॉन्टीन्यूसली एनर्जी मिलती रहेगी तो आर्क कंटिन्यू रहेगी। देन द आर्क रीस्ट्राइक्स, इफ़ नॉट देन आर्क्स गेट इंटरप्टेड। अगर आर्क को एनर्जी नहीं मिलेगी, मतलब अगर वहाँ पे रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज की वैल्यू 0 होगी, ठीक है, तो मेरा फॉल्ट करंट दोबारा से फ्लो नहीं करेगा और मेरी आर्क वहाँ पे एक्सटेंट हो जाएगी। इमीडिएटली आफ्टर करंट 0, जैसे ही मेरा करंट 0 होता है, कॉन्टैक्ट स्पेस कंटेन्स आयनाइज्ड गैस एंड देयरफॉर हैज़ अ फाइनाइट पोस्ट जीरो रेजिस्टेंस। जैसे ही मेरा करंट 0 होगा तो मेरे कॉन्टैक्ट्स के बीच में जो आयनाइज्ड गैस पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, तो वहाँ पे पोस्ट रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी? 0। नाउ देयर इज़ अ रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज, लेकिन वहाँ पे रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज प्रेजेंट होगी। करंट 0 हो गया बट स्टिल देयर आर आयनाइज्ड पार्टिकल्स प्रेजेंट बिटवीन द कॉन्टैक्ट्स एंड देयर इज रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज। Thus, rising restriking voltage causes a current to flow between the contact। अब restriking voltage क्या करेगी कि वो करंट को अलाउ करेगी फ्लो करने के लिए। Due to this flow current, power get dissipated as heat in the contact of space of the circuit breaker। और इस करंट फ्लो की वजह से क्या है कि मेरी आर्क दोबारा से स्ट्राइक हो जाएगी। मतलब अगर मेरी आर्क को एनर्जी मिल गई दोबारा से, उसको रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज की वजह से अगर उसको एनर्जी मिल गई तो मेरी आर्क कंटिन्यू रहेगी। सेकेंड केस क्या है? व्हेन रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज इज 0, जब रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज मेरी 0 हो गई तो ऑटोमेटिकली करंट भी क्या होगा? 0 हो जाएगा और मेरी आर्क को कोई भी पावर नहीं मिलेगी, तो पावर भी क्या होगी? 0। सो इफ अगेन 0 व्हेन देन द स्पेस हैज़ बिकम फुल्ली डीआयनाइज एंड रेजिस्टेंस बिटवीन द कॉन्टैक्ट्स इज इनफाइनाइटली हाई। तो अगर एक बार मेरी रेजिस्टेंस वैल्यू, मेरी रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज वैल्यू भी 0 हो गई, करंट की वैल्यू भी 0 हो गई, वहाँ पे मेरे आयंस भी कम्प्लीटली डी आयनाइज हो गए, ठीक है, तो उस केस में क्या है कि मेरी आर्क रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, इनफाइनाइटली हाई हो जाएगी और मेरी आर्क कम्प्लीटली इंटरप्ट हो जाएगी, कम्प्लीटली एक्सटेंट हो जाएगी। In between these two extreme limits, power dissipated rise to a maximum. If the heat so generate exceeded the rate at which the heat can be removed from contact space, ionization will persist and breakdown will occur, given an arc for another half cycle. सो आई होप आप लोगों को स्लेपियन थ्योरी एंड कैसी थ्योरी समझ में आई होगी। स्लेपियन थ्योरी में कंपैरिजन किया जाता है बिटवीन द रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज एंड द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ द इंसुलेटर। अगर रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज की वैल्यू मेरी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से ज़्यादा होगी तो मेरी आर्क दोबारा से स्ट्रक हो जाएगी, अदरवाइज वो इंटरप्ट हो जाएगी। एनर्जी बैलेंस थ्योरी क्या है? एनर्जी बैलेंस थ्योरी में एक ये है कि जब तक मेरी आर्क प्रोड्यूस होती है या मेरी आर्क इंटरप्ट होती है, वो दोनों प्रोसेस मेरे डिपेंड करते हैं मेरी उसको पावर मिल रही है कि नहीं मिल रही है। अगर आर्क को कॉन्टीन्यूसली पावर मिल रही है तो आर्क स्ट्रक रहेगी, अगर आर्क को कॉन्टीन्यूसली पावर नहीं मिल रही है तो मेरी आर्क इंटरप्ट हो जाएगी। अब ये कैसे है कि अगर रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज की वैल्यू 0 है, ठीक है, और अगर वो एक मिनिमम टाइम तक 0 रहती है तो वहाँ पे करंट की वैल्यू भी 0 हो जाएगी और जो मेरे प्रेजेंट आयनाइज पार्टिकल्स है बिटवीन कॉन्टैक्ट्स वो भी मेरे डी आयनाइज हो जाएंगे, तो उस केस में मेरी आर्क कंप्लीटली इंटरप्ट हो जाएगी, एक्सटेंट हो जाएगी। बट अगर मेरी रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज की वैल्यू 0 नहीं है और फॉल्ट करंट की वैल्यू 0 हो गई है और वहाँ पे थोड़े से भी अगर आयनाइज पार्टिकल्स मेरे प्रेजेंट है बिटवीन कॉन्टैक्ट्स, तो रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज की वजह से दोबारा से मेरा करंट फ्लो करेगा और जो वो आयंस वहाँ पे प्रेजेंट है बिटवीन कॉन्टैक्ट्स वो उसके साथ में कंबाइन करके आर्क को दोबारा से प्रोड्यूस कर देंगे। सो एनर्जी बैलेंस थ्योरी यही है कि अगर उसको एनर्जी मिल रही है तो आर्क प्रोड्यूस होगी, अगर एनर्जी नहीं मिल रही है तो आर्क प्रोड्यूस नहीं होगी। सो आर्क प्रोडक्शन और इंटरप्शन इज कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन दी एनर्जी बैलेंस। सो आई होप आप लोगों को सर्किट ब्रेकर, रेटिंग्स ऑफ सर्किट ब्रेकर, आर्क कैसे प्रोड्यूस होती है और आर्क को कैसे ख़त्म कर सकते हैं, कैसे एक्सटेंड कर सकते हैं, ये समझ में आया होगा। एंड स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग दीज टॉपिक्स देन प्लीज़ डू आस्क मी। थैंक यू।